करते हैं आज 2026 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th के लिए जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है 80 प्रश्न के सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं। आइए आप सभी का स्वागत है 80 प्रश्न के सीरीज में। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि वह उत्तल लेंस है, जिसमें कौन सा लेंस है, वो उत्तल लेंस है। ऐसा लेंस देखने को मिलेगा आपको, उत्तल लेंस। और इस लेंस में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक। आभासी का मतलब ही होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हवा में स्वतंत्र रूप से एक लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। किसकी स्थिति में रहता है? आराम की स्थिति में रहता है। ठीक है। तो किधर आराम करेगा वो? तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में वह आराम से लटका हुआ स्वतंत्र रूप से दिखाई देगा। पूर्व पश्चिम में संभव है नहीं, किसी भी दिशा में ऐसा नहीं है। उत्तर से दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो मैग्नेट है वह नॉर्थ से साउथ है, इसलिए मैग्नेट भी उसी दिशा में रहेगा। ठीक है। चलिए, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जो हम लोग जीवाश्म ईंधन जलाते हैं उसमें गैस मुक्त होती है ना। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, मुक्त होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? अगर उत्तल दर्पण ले लें हम लोग तो आवर्धन का मान कितना हो जाएगा? ठीक है। चलिए, तो उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये संभव नहीं है। ठीक है। और एक संभव नहीं है, 1/2 यह संभव है। ठीक है, यानी कि कम होगा, छोटा आकार का बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय परिवर्तक, परिवर्तक में परावर्तक होगा। ठीक है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का नंबर विद्युत मोटर में। दिग्वलक है ना, हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लिया जाए तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर हटा लिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कि लगा दिया जाए तो प्रतिरोध घटेगा। ऐसा किस में मिलता है? तो समांतर क्रम है ना, समांतर क्रम श्रेणी में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे समांतर क्रम में किसी को जोड़ेंगे तो याद रखिएगा हमारा व्यंजक मिलेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ऐसे जोड़ जोड़ के ऐसे जाता रहेगा। तो जैसे समांतर क्रम में होगा तब प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता जाता है। तो जब प्रतिरोध का मान घटेगा, हम लोग हटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। चलिए उल्टा हो जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, आवश्यक है कौन सा चीज़। जैसे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे, नाभिक का मतलब होता है अगर यह परमाणु है तो उसमें नाभिक होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है। तो नाभिक के टूटने से ऊर्जा मिलता है तो उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक हो जाएगा? तो ज़्यादातर आवश्यक है यूरेनियम। सूत्र हो जाएगा U। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? याद रखिएगा, अपसारी लेंस की बात करेगा तो अपसारी लेंस अवतल को कहते हैं। ठीक है। ऐसे इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में हमारा मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म
है ना, में कितने सतहों से घिरा होता है। यानी एक जो प्रिज्म है, प्रिज्म जो है, यह एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा हुआ, कितना सतहों से, तो याद रखिएगा 5 सतह जहाँ ऑप्शन में मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, 5 यहाँ पे मिल रहा है तो 5 हो जाएगा, क्योंकि प्रिज्म को जैसे ही हम लोग बनाने जाएंगे दोस्तों, तो प्रिज्म में ऐसा प्रिज्म होता है। ठीक है, ठीक है। तो 3 सतह यह मिल जाएगा त्रिभुज वाला, और 2 सतह मिल जाएगा आपको आयत वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए, जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है ना। जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होगा, तो दोस्तों वह वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे बराबर हो जाएगा, तो देखिए, कार्य बटा आवेश, इसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग विभव। ठीक है, तो विभव का हो गया वोल्ट, कार्य का हो गया जूल, आवेश का हो गया कूलम्ब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। देखिए, चुंबकीय जो फ्लक्स होते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय जो फ्लक्स होगा उसका एसआई मात्रक हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा, गहना जेवर याद रखिए, वेबर भी याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो दहन कर ऊष्मा प्राप्त उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों ईंधन। क्या बोलते हैं उसको, ईंधन। ठीक है, चलिए, प्रकाश स्पेक्ट्रम, प्रकाश है ना, स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, सबसे प्रभावी रंग कौन हो जाएगा, लाल। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है ना, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस। चलिए दोस्तों, तो अवतल लेंस का उपयोग किसके निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए, अबिंदुता के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, जरा दृष्टि दोष के लिए, तो ये देख लेते हैं। चलिए, उदय याद रखिएगा दोस्तों, उदय यानी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष के लिए, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए। उदय याद रखिएगा, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के लिए। ठीक है, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए। धन्यवाद, देखते हैं आगे। चलिए, अब कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, तो दूरदृष्टि दोष वाला जो चश्मा होता है याद रखिएगा दोस्तों, उसमें है ना, दूरदृष्टि दोष वाले जो होते हैं, अभी आपको बताएं उदय है ना, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष, इसका मतलब है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए, लघु पतन है, यहाँ पर क्या है, लघु पतन है। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों, तो उसमें विद्युत धारा का मान अचानक बहुत क्या हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है दोस्तों। ठीक है, तो कैगा कैसे, कैगा कैसे, कर्नाटक, आप मार सकते हैं दोस्तों कि कैगा जो है, जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो कर्नाटक में है। ठीक है, आज कल रात, चलिए आज देखते हैं, आज कल रात नहीं, आप भी देख लेते हैं कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें हमेशा अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि दाढ़ी क्या नजर आएगा, बड़ी नजर आएगी। ठीक है, चलिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग, अभी बताएं दोस्तों, उदय का उत्तल लेंस का उपयोग दूर, तो यहाँ निकट दृष्टि दोष यानी अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, तो आइए, जहाँ पर अवतल लेंस आपको दिखाई दे वहाँ पर आप टिक मार दीजिए। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आप लोग जानते हैं दोस्तों, डायोप्टर होता है, बरका डी लिख दे तो भी हमारा आंसर वही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम के नियम निहित है, जैसे ओम का नियम बराबर होता है भी बराबर आई आर। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है भी बराबर आई आर, आंसर मार दीजिए दोस्तों। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा की प्रबलता का मतलब, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों,
तो जनरेटर किस काम में आता है, इसी काम में ना आता है जनरेटर। जिससे आपकी शादी होगी, जिससे नहीं सॉरी, जब आपकी शादी होगी तो आपको शादी में बल्ब जलाने के लिए अगर लाइट कट गया तो इसी जनरेटर का इस्तेमाल होता है दोस्तों, जिसको जनित्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, या कहते हैं क्या कहते हैं, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे हम लोग, आमीटर कहेंगे दोस्तों। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बोलेगा तो एम्पियर हो जाएगा, लेकिन जो मशीन बोलेगा किससे मापते हैं तो वह आमीटर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब। क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। चलिए विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस तत्व का होता है, तो वो होता है टंगस्टन, जो एक धातु है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड होगा वो हो जाएगा, जैसे CH3COOH, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको बोलते हैं दोस्तों इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर H लिखा हुआ होगा, ठीक है, यानी इसका सूत्र बोलेंगे तो H2SO4 है ही है यह, ठीक है। H2SO H2SO H2SO4 H2SO4, ठीक। ये भी स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ये भी है और ये भी है, तो हमारा ये नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो उपधातु कौन होगा, उपधातु कौन है। चलिए उपधातु देखते हैं दोस्तों कौन है। उपधातु हो जाएगा हमारा आर्सेनिक, ये धातु ही है। एफ ये आयरन धातु है, निकल भी धातु है, कॉपर भी धातु है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु, निम्नलिखित में से है ना, किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, तो लोहा से ज़्यादा क्रियाशील है मैग्नीशियम, संभव नहीं है। सोडियम भी संभव नहीं है, ज़्यादा क्रियाशील है। कैल्शियम ज़्यादा क्रियाशील है, यानी कि तांबा को वह विस्थापित कर सकता है लोहा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, खड़िया, खड़िया जो चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो उसका हो जाएगा खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है, तो एथीन का उपयोग होता है वेल्डिंग करने में। जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसमें एथीन का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अविलय, यानी कि वह घुला हुआ नहीं होगा, वो पानी के नीचे बैठ जाता है पेंदी में, ठीक है, तो वो अविलय होगा। क्या होगा, अविलय, घुलेगा नहीं वो। चलिए ये बंकर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। ये क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा मतलब घर में जो यूज करते हैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए, उसका सूत्र कौन सा है, तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र देखिएगा दोस्तों, तो NaHCO3 देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, जब भी लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे तो हमको प्राप्त होगा डी नंबर, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब होता है एक समान कौन सा दिखाई दे रहा है और अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए खड़िया भी का भी सूत्र CaCO3 होता है, चूना का भी CaCO3, संगमरमर का भी, लेकिन यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, भिन्न है। हमारा आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पी भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, इस सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। ऑक्सीजन में संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है अपने आप। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। चलिए दोस्तों कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है, तो वो दोस्तों ब्रोमीन है। इसको दिखाते हैं Br से, ठीक है। इसका 35 होता है रासायनिक
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। सीसा और टिन मिश्र धातु होते हैं। सीसा और टिन को जब मिला दीजिएगा दोस्तों तो उससे बनेगा हमारा सोल्डर, जिससे आपके मोबाइल में बहुत सारे आईसी जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटिए आप किसको दोस्तों? लिथियम को काटिए। और याद रखिए कभी कभी पोटेशियम भी ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। लिथियम को दिखाते हैं Li से, पोटेशियम को दिखाते हैं K से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिसमें इथिलीन जो है उसमें है ना, एक तो हमको दो आबंध है, दो ही आबंध मौजूद हैं, जिसमें एक हो जाएगा सिग्मा। दोस्तों यहाँ देखिएगा, यह सिग्मा ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, एगो सिग्मा और एगो यह पाई है दोस्तों। ठीक है, देखिए यह सिग्मा का साइन हो गया, यह पाई का, यानी दो आबंध है तो एक सिग्मा कहलाएगा और एक पाई बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि इथेन में कितने सहसंयोजी आबंधन है। तो इथेन में कितने सहसंयोजी आबंधन है दोस्तों? तो इथेन का सूत्र हम लोग लिखेंगे C2। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तो खुद देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन मारिए 7, यही इथेन है दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। CnH2n-2 किसका सूत्र है? CnH2n-2 जैसे ही बोलेगा तो हम लोग किसको मारेंगे, है ना, एल्काइन। किसको मारेंगे? एल्काइन। एल्कीन बोलेगा तो CnH2n रहने देंगे, एल्केन बोलेगा तो CnH2n+2 कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नीला थोथा, थोचा नहीं है, थोथा है। ठीक है, नीला थोथा या थोथा किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है, तो CuSO4 7H2O। ठीक है, CuSO4 7H2O है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। वर्ग की संख्या कितनी पूछेगी? तो 18। आवर्त की संख्या पूछेगी तो 7। और आवर्त क्षैतिज को कहते हैं। जिस प्रकार उदग्र ऐसे 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 को उदग्र कहते हैं, ऐसे ऐसे लाइन को आवर्त बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी संख्या है 7, इसकी संख्या है 18। चलिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य को हम लोग क्या दोस्तों बोलते हैं, है ना, अम्लीय धातु बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। अक्रिय तत्व कौन है? चलिए दोस्तों देखते हैं अक्रिय तत्व कौन है। ठीक है, तो अक्रिय तत्व जो भी अक्रिय गैस होंगे वो अक्रिय तत्व होंगे। तो अक्रिय तत्व में हीलियम आता है दोस्तों। अक्रिय तत्व की संख्या बोलेगा दोस्तों तो 6 कर देंगे। कौन कौन करेंगे? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो सबसे कठोर जो तत्व होंगे वो कौन होंगे? तो सबसे कठोरतम तत्व दुनिया का सबसे कठोरतम में आ जाएगा आपको हीरा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या आपको दिखाई देगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर, जिसको Z से डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय है, अभी हम लोग देखे हैं अक्रिय गैस है या अक्रिय तत्व है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो वो है ग्रेफाइट। यह कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, है ना, आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 है। ऑप्शन नंबर देखिए, टिक मारिए। चलिए उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है याद रखिएगा 7 के बराबर देखने को मिलेगा। 7 से कम वो हो जाएगा आपको अम्ल, 7 से ज़्यादा वो आपको हो जाएगा क्षार या भस्म। ठीक है दोस्तों, और 7 नंबर जो रहेगा वह उदासीन के लिए रिजर्व है। भारत सरकार ने बाघ योजना 1973 में लागू किया था, ये आपको पहले से ही पता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर का कलिका
निकलता है। तो कलिका निकलेगा, वो मुकुलन में निकलेगा दोस्तों। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। सभी आदमी जानते हैं कि वृक्क का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कथी है? स्वपोषी पोषण के लिए याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों? तो पादप हार्मोन में कौन आ जाएगा दोस्तों? ये हमारे लिए ये जीव का है, एस्ट्रोजन जीव का है, थायरॉक्सिन जीव का है, तो साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन, ठीक है। पादप का मतलब होता है दोस्तों पेड़ पौधे वाला हार्मोन, ठीक है। चलिए चलिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग सिनैप्टिक्स दरार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनैप्टिक्स दरार। चलिए, फूलों में नर प्रजनन अंग, नर नर मतलब पुरुष प्रजनन अंग कौन हो जाएगा दोस्तों? तो पुरुष में हो जाएगा पुंकेसर, पुसे पुरुष पुसे पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 63 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग कौन हो जाएगा? आप लोग सभी आदमी जानते हैं, अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स। इसी को काट के हटाता है, पेट दर्द करना ज़्यादा चालू करता है क्योंकि ये बढ़ जाता है अपेक्षाकृत। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा क्या है ना, जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है ना। तो इसमें हो जाएगा जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। जैव प्रक्रम के द्वारा पदार्थ कौन बनता है? तो रबर, ठीक है। चलिए, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, ठीक है। देखिए, रबर भी बनाया जा सकता है लेबोरेटरी में, लेकिन सूखे घास पत्ते जो है वो पेड़ पौधे से ही मिलते हैं, ठीक। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, याद रखिएगा। मुकुलन किस में होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन देखने को मिलता है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर का जो आधार है नीचे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग आधारीय भाग कथी है? सब पुष्पासन पर ही टिका होता है। पराग कोश में क्या होता है? याद रखिएगा। तो पराग कोश में परागकण बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है दोस्तों? तो वो अर्धपरागम्य है, सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, ठीक है। चलिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र होता है? ठीक है, तो मस्तिष्क का जो गंध पहचानने का जो केंद्र होता है वो होता है आपका अग्र मस्तिष्क, यानी अगला मस्तिष्क का अगला हिस्सा, ठीक है। पहले ऐसे मस्तिष्क का हम लोग कहेंगे तो मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क गंध को पहचानने का काम करता है, ठीक है। चलिए, प्रथम मासिक धर्म प्रकट होना क्या कहलाता है? फर्स्ट बार जो आता है, जो पहली बार आपको दिखाई देता है मासिक धर्म, वो होता है आपका, है ना, मेनार्थ बोलते हैं। और लास्ट जो होता है उसको हम लोग मोनोपोज कहते हैं। मेनार्थ आपको 12 से लेकर 13 साल की उम्र में देखने को मिलता है। मोनोपोज या लास्ट 45 से 50 साल में लेडी में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन है? जड़ है, ठीक है। क्योंकि जड़ मिट्टी क्या करता है? जैसे मिट्टी का सतह है, ये जड़ हो गया, ठीक है। तो यह मिट्टी की तरफ यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तरफ बढ़ता है, तो इसे गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, ठीक है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी का उदाहरण आपको देखने को मिलता है गोबर छत्ता, ठीक है। परजीवी या दूसरे का अति करेगा दोस्तों, तो यह परजीवी गोबर छत्ता नहीं होगा। मृत जीवी का उदाहरण गोबर छत्ता है, परजीवी का उदाहरण हो जाएगा अमरबेल, ठीक है दोस्तों। चलिए, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 3 होती है, क्योंकि अमीनो ट्राईफॉस्फेट, अमीनो ट्राईफॉस्फेट, ट्राई का मतलब होता है 3 गो फॉस्फेट है, ठीक है दोस्तों। चलिए, पादप हार्मोन एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का जो उदाहरण देखने को मिल रहा है वो है ए, यह पादप हार्मोन है। यह जीव जंतु में पाया जाता है, TSH जीव जंतु में, ACTH जीव जंतु में, ACH जीव जंतु में, IAA जो है यह पादप हार्मोन में यानी पेड़ पौधे में पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें दोस्तों? तो तितली में खुला परिवहन तंत्र है। द्विखंडन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। द्विखंडन किस में पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर आपका जीवाणु में। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया,
या बैक्टीरिया में जीवाणु जन्म देखने को मिलता है दोस्तों। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। जो शाकाहारी जीव है दोस्तों, ठीक है, उसमें शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई बहुत अधिक देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है, अधिक लंबी होता है सामान्यतः मांसाहारी से। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसको चाइल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चाइल। मेरू रज्जु में आघात होने से आपको लकवा यानी आपका शरीर का अंग काम नहीं करेगा दोस्तों, इसलिए कभी भी, है ना, बाइक सही से चलाइए, नहीं तो एक्सीडेंट होगा, मेरू रज्जु डैमेज होगा तो देख सकते हैं, वह बाकी हम कहेंगे नहीं। निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? तो ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा से भी आपको प्रदूषण नहीं होता है। जल विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी प्रदूषण देखने को नहीं मिलता है। पवन ऊर्जा से भी नहीं मिलता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 80 क्वेश्चन क्या किया, तो द एंड कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि आप लोग इसे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देर इज नो एनी अदर चांस टू ग्रो, है ना, रिच बनना है तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। दूसरे को टाइम देना बंद कीजिए, आगे है समय अब पढ़ने का। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे लिए हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को क्या करेंगे? तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।